दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस विषय की, जिसका पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूरी वीडियो जरूर शेयर करें। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसमें सबसे पहले है, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु जंतु, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। हम अपना भोजन पौधे या जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। जो भोजन है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये बात यहाँ पे क्यों आई? इसलिए आई है भोजन के बारे में, क्योंकि फसल का संबंध भोजन से ही है। हमें पता है हम अपना भोजन अपने शरीर में स्वयं नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम पौधों और अन्य जीवों पे भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। उनमें फसल भी एक है, राइट? तो फसल हम किसे कहेंगे? जब एक ही प्रकार के पौधे एक स्थान पर अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे डायग्राम से समझो, ये कोई खेत है, यहाँ पे बहुत सारे पौधे उगाए जा रहे हैं, इसे कहेंगे फसल। ठीक है। अब माना कोई दूसरा खेत है, यहाँ पे एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, इसको फसल नहीं कहेंगे। यहाँ पे मात्र दो पौधे हैं, लेकिन जब पौधों की संख्या ज़्यादा होगी, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉप। यहाँ पे एग्जाम्पल पे आप देख पा रहे हैं, गेहूँ की फसल का अर्थ यह है कि खेतों में बोए गए सभी पौधे गेहूँ के हैं। क्रॉप आर डिफरेंट टाइप। फसल कई प्रकार की हो सकती है, अलग अलग प्रकार की, जैसे अनाज की हो सकती है, सब्जी की हो सकती है और फलों की हो सकती है। जनरली जो क्रॉप्स है, इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। मौसम के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। जनरली इनको दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर एक है खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसल। नंबर दो रबी की फसल। तो खरीफ की फसल क्या होती है? जो फसल बरसात के मौसम में बोई जाती है, खरीफ की फसल कहलाती है। इसकी समय अवधि होती है जून से सितंबर के बीच। एग्जाम्पल क्या है खरीफ की फसल के? पैडी, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। या इसके समानांतर इस समय में जो भी होती है वो सारी खरीफ की फसल कहलाती है। नंबर दो है रबी की फसल। ये फसल सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है। ठीक है। इसकी समय अवधि होती है अक्टूबर से मार्च के बीच। इसके एग्जाम्पल क्या है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, लिंसीड ऑयल, राइट। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल में हम कैसे पता लगा पाएंगे कौन सी खरीफ है, कौन सी गेहूँ रबी की है, अगर हमें याद नहीं हो तो। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं खरीफ की फसल में तीन शब्दों का उपयोग है। ठीक है। और धान से हमें क्या प्राप्त होता है? चावल। चावल में भी तीन शब्द हैं। तो आपने एक ही चीज़ याद रखनी है, खरीफ का संबंध किससे है? चावल से है। दूसरा, रबी की फसल में दो शब्द यूज़ हो रहे हैं और गेहूं में भी दो शब्द यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। तो आपने रबी का संबंध किससे ध्यान रखना है? गेहूं से ध्यान रखना है। तब आपने ये याद करना है कि जब हम गेहूँ बोते हैं तो उस समय गेहूँ के साथ साथ अन्य कौन सी फसल बोई जाती है। तो वो जो हम जितने भी फसल उस समय बोई जाएगी वो रबी की होगी, और चावल की फसल के समय जो अन्य फसल बोई जाएगी वो सारी खरीफ में कंसीडर होगी। अगला है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जब फसल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, तो बहुत प्रकार की एक्टिविटी फार्मर के द्वारा की जाती है निश्चित समय अवधि में। वो क्या क्या होती है? सबसे पहले होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सोविंग, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, देन इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम विट्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। इसमें जो पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो उसमें क्या किया जाता है? यह फसल को बोने से पहले का चरण है। कृषि का सबसे मुख्य कार्य मिट्टी को पलटना तथा उसे ढीला करना है। यहाँ पे लूजन जो वर्ड है उसका अर्थ ही होता है कि ढीला करना, जिससे जड़ें मिट्टी में गहराई से आसानी से जा सकती है। ढीली मिट्टी के कारण जड़ें आसानी से सांस ले सकती है। यह मिट्टी में उपस्थित केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करते हैं, जो कि किसानों के मित्र होते हैं। जो अर्थवार्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो भी किसानों के मित्र होते हैं। इसलिए कि मिट्टी को पलटना क्यों आवश्यक है? क्योंकि मिट्टी ढीली करनी जरूरी होती है, जिससे जड़ें आसानी से नीचे चली जाए, तब जाके फसल का अच्छा उत्पादन होगा। मिट्टी की मात्र कुछ सेंटीमीटर की ऊपरी परत पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। जितने आप देखते होंगे जब हम मिट्टी पलटते हैं हल्के माध्यम से, तो वही काम की होती है, वही हेल्प करती है क्रॉप के प्रोडक्शन में। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम कैसे करते हैं? प्लगिंग या टिलिंग, जिसको हम बोलते हैं हल लगाना। हल लगाने की प्रक्रिया में क्या है? वह प्रक्रिया
जिसमें मिट्टी को ढीला किया जाता है एवं पलटा जाता है, उसको कहते हैं हल लगाना। ठीक है। दूसरा है कृषि यंत्र। तो कृषि यंत्र क्या है? आपके बीजों को, यहाँ पे आएगा बोने, बोलने की जगह आएगा बोने। बोने से पहले यह आवश्यक है कि अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी के गुच्छों, जो मिट्टी इकट्ठा हो जाती है एक साथ, उसको तोड़ा जाए। यह प्रक्रिया विभिन्न औजारों द्वारा की जाती है, जो कि निम्न है। तो ये कौन से औजार होते हैं? ये होते हैं आपके हल, फावड़ा या कुदाल और कल्टीवेटर। इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि कौन कौन से हैं ये आप हल देख पा रहे हैं, बैलों के माध्यम से यहाँ पे खेत की बुआई हो रही है। यहाँ एक साफ चित्र दिख रहा है हल का, यह हल है यहाँ पे, और इस हल को इन दो बैलों के द्वारा खींचा जा रहा है। यह हल क्या करता है? मिट्टी को पलटने का कार्य करता है। दूसरा चित्र आप देख पा रहे हैं, ये होई का है। ठीक है। तो होई का मतलब आप ये समझिए, यहाँ पे जो ये बेंट प्लेट लगी है, ये मिट्टी को पलटने का काम करती है। जैसे फावड़ा काम करता है, कुदाल काम करता है, तो ये एक प्रकार का फावड़ा है या कुदाल है जो मिट्टी को पलटने का काम करता है। तीसरा ये आप देख पा रहे हो कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, जो मिट्टी को पलटने का काम करता है। और इसे सीड ड्रिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें निश्चित दूरी पे बीजों को बोया जाता है, जो कि हम आगे अभी समझेंगे। अब जो दूसरा स्टेप है इसमें बुआई। बुआई बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। बोने से पहले बीज की अच्छी क्वालिटी, उसकी सफाई और वो बीज स्वस्थ हो, वो देख लिया जाता है और ऐसे बीज को सेलेक्ट किया जाता है। सोविंग में दो प्रकार के उपयोग किया जाते हैं टूल, एक तो ट्रेडिशनल टूल है, दूसरा सीड ड्रिल है। जैसे कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, ये हमारा ट्रेडिशनल टूल है बुआई का। इसमें आप देख पा रहे हैं यह बैल की जोड़ी है, और यहाँ पे फनल टाइप का जो यहाँ पे हल्के पीछे फनल फिट कर रखी है, यहाँ बीज बोया जाता था और बीज इसके पीछे जाके जैसे जैसे हल लगता था और बीज भी वैसे वैसे मिट्टी में चले जाता था और खेतों की बुआई भी हो जाती थी। ये आप सीड ड्रिल देख पा रहे हैं। सीड ड्रिल का उपयोग क्यों किया जाता है? ये एक अच्छा मेथड है, मॉडर्न टाइम टेक्निक यूज़ करने की है। इसको ट्रैक्टर के पीछे फिट कर दिया जाता है। इसमें ये सीड ड्रिल के उपयोग से निश्चित दूरी में बीजों को बो दिया जाता है। ड्रिल का मतलब होता है कि बीजों को अंदर मिट्टी के पहुंचाना। तो जिससे क्या होता है कि दो बीजों के बीच में पर्याप्त दूरी बनी होती है, जिससे वो अच्छी तरह से उत्पादन उनका या अच्छी हेल्दी तरीके से प्रोडक्शन होता है। पौधों को भीड़ भाड़ से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि बीज उचित दूरी हो। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि पर्याप्त स्पेस होना अनिवार्य है, उसी से उसकी अच्छी ग्रोथ हो पाएगी और उत्पादन भी अच्छा हो पाएगा फसल का। थर्ड स्टेप था इसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। खाद और उर्वरक डालना, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक तत्वों के रूप में पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए डाला जाता है, खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है। इनमें भी खाद किसे कहा जाता है? खाद ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें पौधे या जंतुओं के अवशेषों के अपघटन से प्राप्त किया जाता है। मतलब खाद यहाँ पे आप समझ सकते हैं गोबर की खाद, जो गोबर से सड़ के हमें चीज़ प्राप्त होती है, उसे ही खाद कहा जाता है। यह एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि काफ़ी अच्छा होता है मिट्टी के लिए। और दूसरा क्या है? फर्टिलाइज़र। ये केमिकल होते हैं जिसमें विषेक पोषक तत्वों की अधिकता होती है। फॉर एग्जाम्पल यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास, फॉस्फेट, NPK, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स। खाद के उपयोग से मिट्टी की बनावट अच्छी होती है एवं पानी को रोकने की क्षमता में वृद्धि होती है। यह मिट्टी को पोषक तत्वों से भर देता है। दूसरी ओर जो फर्टिलाइज़र होता है, इसके उपयोग से किसानों को अच्छी फसल प्राप्त होती है, लेकिन अधिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा क्षमता में कमी आती जाती है। मतलब लंबे टाइम के लिए अगर फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है। क्रॉप रोटेशन एक अन्य विधि है जिसके द्वारा मिट्टी को पोषक तत्वों से युक्त बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें लेग्यूम, मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाने में सहायता करते हैं। ये लेग्यूम क्या होते हैं आगे समझते हैं। ये देखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनेसी पौधों की
जड़ों की गांठों में उपस्थित होते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जो लेग्यूम्स होते हैं उनमें जितनी दालों वाले पौधे हैं वो लेग्यूमिनेसी फैमिली में आते हैं, इसलिए उनको लेग्यूम कहते हैं। तो उनकी, जैसे आपने मटर का पौधा देखा होगा, उनकी जड़ में, माना ये जड़ है तो यहाँ पे बीच में गांठ होती है, तो ये इन गांठों में क्या होती है, नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है, जो कि पोषक तत्वों के लिए, पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी के लिए लाभदायक होती हैं। और उसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। तो जितनी भी दालें हैं जिनकी जड़ों में नोड्यूल्स पाए जाते हैं वो सब लेग्यूमिनेसी फैमिली में आते हैं। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, खाद के लाभ क्या क्या हैं यहाँ पे देखिए आप। यह मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता बढ़ाते हैं। नंबर 2, यह मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाते हैं जिससे कारण गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है मिट्टी में। नंबर 3, यह फ्रेंडली माइक्रोब्स की संख्या बढ़ाते हैं जो हमारे मित्र सूक्ष्मजीव होते हैं। अगला है इट इम्प्रूव टेक्सचर क्वालिटी, ये जो मिट्टी की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं, अच्छा करते हैं। अब बात आती है फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस की। तो पहला क्या है, फर्टिलाइज़र जो है यहाँ मैन मेड है या मानव निर्मित है। दूसरा, जो खाद होती है यह प्राकृतिक पदार्थ है जो पशुओं के गोबर या पौधों के अवशेषों से प्राप्त होती है। नंबर 2, उर्वरक फैक्ट्री में तैयार होता है जबकि खाद खेतों में तैयार होती है। तीसरा, उर्वरक क्या करती है, मिट्टी को किसी प्रकार का ह्यूमस प्रदान नहीं करती जबकि खाद मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है। चौथा, इनमें पौधों के पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनमें पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में भले ही फर्टिलाइज़र में पोषक तत्व होते हैं लेकिन लंबे समय तक उपयोग करने से ये मिट्टी की जो रक्त क्षमता होती है उसमें कमी लाते हैं। अगला स्टेप है जो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर का, तो क्या है, इरिगेशन। इसमें क्या है, निश्चित समय अंतराल पर फसलों में पानी देना सिंचाई कहलाता है, राइट। पौधों में लगभग 90% पानी होता है जो बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे, अब सिंचाई की हम बात तो कर रहे हैं पर सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं। तो हमारे पास क्या क्या सिंचाई के स्रोत होते हैं, कुआं, ट्यूबवेल, तालाब, झील, नदी, डैम, नहर, ये मुख्य चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम फसलों की सिंचाई करते हैं। अब बात आती है, इनके द्वारा तो हम करते हैं लेकिन जो ट्रेडिशनल टूल हमारे पास हैं वो क्या क्या हैं सिंचाई के। नंबर 1 है मोट, नंबर 2 है ढेकली, नंबर 3 है चैन पंप, नंबर 4 है रेहट। अब इनका मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। ये आप मोट का चित्र देख पा रहे हैं जिसमें एक कुएं नुमा संरचना से पानी निकाला जा रहा है और उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है। ये भी आप एक चेन पंप देख रहे हैं, इसका ये भी एक ट्रेडिशनल टूल है, पारंपरिक यंत्र है, किस चीज़ के लिए, सिंचाई करने के लिए। ये आप यहाँ पे रेहड़ देख पा रहे हैं। इसमें क्या खास बात है, इसमें इंसान के द्वारा एक्सरसाइज नहीं की जा रही है बल्कि बैल के द्वारा इस संरचना को, जो कि लकड़ी नुमा संरचना है, ये फिट कर रखी है यहाँ पे। इसके माध्यम से यहाँ इस संरचना को रोटेट किया जा रहा है और ग्राउंड वाटर है। आपने एक बात देखी होगी इन चारों डायग्राम में, इसमें कौन से वाटर का यूज़ किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जा रहा है सिंचाई के लिए। यहाँ पर मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, बैल यहाँ पे इसको घुमा रहा है रेहट को, इसकी सहायता से यहाँ पे जो है इस चेन को घूमने की प्रोसेस हो रही है और पानी क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर ऊपर आ रहा है। अभी तक हमने ट्रेडिशनल मेथड थे जो सिंचाई के, उसके उनके बारे में चर्चा करी। अब हम चर्चा करते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम किसे कहेंगे, यह विधि असमतल स्थानों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होता। इसमें ऊपरी भाग पर घूमती हुई नोजल होती है जो कि पानी की मदद से घूमती है तथा पानी की बूंदों को फसलों तक फैलाती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इस कुएं से यहाँ से पानी इस पाइप के माध्यम से निकाला है और यहाँ पे फिट कर दिया गया है। इस टॉप जो इसकी जगह है पाइप की, वहाँ पे नोजल फिट कर लिए हैं और ये नोजल घूम रही है किसकी सहायता से, पानी के फोर्स की सहायता से। और जब ये घूम रही है
तो ये पानी ड्रॉप के रूप में चारों ओर फैल जा रहा है। यह मेथड जो है, जो असमतल स्थान होते हैं, खेत होते हैं, जैसे पहाड़ हो गए, कहीं पे भी हो गया जहाँ पे पानी ऊपर नीचे रहता है मिट्टी में, तो वहाँ पे इस मेथड का यूज़ करके अच्छी फसल का उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा मेथड जो है मॉडर्न डेज़ का, वो है ड्रिप सिस्टम। ये मॉडर्न टाइम में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है और ये एक अच्छा मेथड है पानी बचाने का। यह क्या है, इस विधि में पानी बूंद बूंद करके सीधे जड़ों के नज़दीक गिरता है। इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इस विधि में पानी बर्बाद नहीं होता। यह फलीय पौधों, बगीचों एवं पेड़ों के लिए एक सबसे अच्छी तकनीक है। आजकल सरकार के द्वारा भी और व्यक्तिगत प्रयासों से भी इस सिस्टम का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, फिर से कुएं से ग्राउंड वाटर लिया है और पाइप को यहाँ फिट कर दिया है और यहाँ पे ये पाइप की लाइन बिछी हुई होती है और इन पाइप लाइन में क्या होता है, जहाँ पे पौधा है वहाँ पे हल्का सा छोटा सा छेद कर दिया जाता है, जिससे पानी जो है सिर्फ इस पेड़ की या इस पौधे की जड़ों तक ही पहुँचे, क्योंकि पानी की आवश्यकता तो सिर्फ इन जड़ों के है और जगह मिट्टी में पानी डालने से कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए यहीं पे बूंद बूंद करके पानी डाला जाता है और पानी को बचाकर अच्छा फसल का उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है। अब बात आती है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार को निकालना वीडिंग कहते हैं। खरपतवार को निकालना आवश्यक है क्योंकि यह फसल के साथ पानी, पोषक तत्व, जगह एवं प्रकाश को लेने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल की वृद्धि प्रभावित होती है। अब ये खरपतवार होते क्या हैं, जिन्हें हम वीड कहते हैं। तो फसल के साथ प्राकृतिक रूप से अनावश्यक उगे पौधे खरपतवार कहते हैं। जो भी फसल है उसके बीच जो घास उगी हुई होती है उसे खरपतवार कहते हैं। उन्हें हटाना क्यों आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो अगर हम उनको हटाएंगे नहीं तो जो भी पोषक तत्व पौधों के लिए हम खेतों में डालते हैं तो उनको ले लेते हैं, खाली स्थान घेर लेते हैं उनका, और जो प्रकाश आ रहा है सूरज से उसको भी उनकी जगह वो ले लेते हैं। इनको नष्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, खरपतवारनाशी या वीडिसाइड। ये क्या होते हैं, एक खरपतवार को नियंत्रित करने में प्रयुक्त रसायन को खरपतवारनाशी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, 2,4-D, राइट। अब क्या होता है, इसके साथ साथ इसको खेतों में खरपतवार को ख़त्म करने के लिए छिड़का जाता है। ये फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब भी इसका स्प्रे किया जाता है फील्ड में तो ये फसल को तो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जो अनावश्यक घास होती है उसको ये ख़त्म कर देते हैं। खरपतवारनाशी को आवश्यक जल के साथ डाइल्यूट कर दिया जाता है। खरपतवार को कुदाल की सहायता से भी हटाया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं गुड़ाई, जो कि हम फसलों के बीच में अधिकांश घास हटाने के लिए करते हैं। इसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, किसे कहेंगे, फसल के पकने के बाद काटने की प्रक्रिया हार्वेस्टिंग या कटाई कहलाती है। इसमें पहला स्टेप क्या है, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, हार्वेस्टेड या काटी गई फसल में अनाज के बीज को भूसे या डंठल, जिसमें बीज जुड़ा हुआ होता है फसल में, से अलग करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, फसल से बीज को अलग करते हैं। इसका अगला स्टेप है विनोविंग। विनोविंग में क्या है, जब बीज फसल से अलग हो जाता है तो यह अनाज को भूसे से अलग किए जाने की एक विधि है। उसके बाद विनोइंग की जाती है, मतलब फटकना, जब हम भूसे से बीज को अलग करते हैं। पहली प्रोसेस में हमने क्या, डंठल से अलग किया, दूसरे से भूसे से अलग किया। अगला है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या है, यदि हार्वेस्टर दानों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उन्हें नमी, कीड़ों, चूहों तथा सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना चाहिए। दानों को स्टोर करने से पहले उन्हें अच्छी तरह सूर्य के प्रकाश में सुखाना चाहिए, जिससे उसकी नमी कम हो जाए। जैसे कि आप घरों में देखते हैं, जब भी हम भंडारण करते हैं धान का, गेहूं का, तो उसे अच्छी तरह पहले सुखा लेते हैं। क्यों, जिससे वो ख़राब ना हो। अगर नमी युक्त हम गेहूं या धान सुखाएंगे, उनमें चूहे खा जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं और वो सड़ जाते हैं। अब इनको खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, घर में स्टोर किए गए दानों में सूखी नीम की पत्ती का उपयोग करना चाहिए। ये क्या करते हैं, कीड़ों को लगने से बचाते हैं गेहूं, धान, जो भी हम भंडार करें जिस चीज़ का, उसका।
ये यहाँ पे हमने स्टोरेज तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स, जंतुओं से भोजन। तो क्या है इसमें, जंतु भी हमें भिन्न प्रकार के भोजन प्रदान करते हैं। समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोगों द्वारा मछली का उपयोग भोजन के मुख्य भाग के रूप में करते हैं। मछली क्या है, एनिमल है जिसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। जो हमारे कोस्टल रीजन है उनका मुख्य स्रोत खाने का क्या है, भोजन ही है। जबकि हम लोगों का या पहाड़ में रहने वालों का या मैदानी क्षेत्र में रहने वालों का मुख्य भोजन मछली नहीं है, बल्कि जो अन्य क्रॉप्स हम उगाते हैं वो हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है, घरों या खेतों में पाले जाने वाले जानवरों को उचित भोजन, आश्रय एवं देखभाल की जाती है। जब यह सब चीज़ बड़ी मात्रा में की जाती है तो उसे पशुपालन कहते हैं।